चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की, जो लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन अब यही जगह अमेरिका और यूरोप के बीच एक नई जियोपॉलिटिकल टकराव का सेंटर बन गई है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि यूरोप अचानक बर्फ की इस विशाल चादर पर अपनी सेना क्यों भेजेगा? इस हैरान करने वाले कदम के पीछे आखिर वजह क्या थी? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बर्फ से ढका ये विशाल द्वीप अचानक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। देखिए, ग्रीनलैंड की अहमियत अब कई वजहों से आसमान छू रही है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे व्यापार के लिए नए और छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। फिर इस बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना छिपा है, वही मिनरल्स जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक हर चीज के लिए जरूरी हैं। साथ ही यहाँ तेल और गैस के भी बड़े भंडार होने की पूरी संभावना है। और हाँ, स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन मिसाइल और रडार सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट है। कोई हैरानी की बात नहीं कि अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें इस पर अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से आखिर है क्या। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब इसके पास अपने कुछ अधिकार तो हैं, लेकिन ये आता डेनमार्क किंगडम के अंडर ही है। और संप्रभुता का ये पहलू इस पूरे मामले में एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये शुरू हुई अमेरिका के एक कदम से, एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरे यूरोप में चिंता की लहर दौड़ा दी। अमेरिकी अधिकारियों का संदेश एकदम साफ था, ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये इरादों का एक खुला ऐलान था जिसने पूरे यूरोप को हाई अलर्ट पर डाल दिया। यूरोप को डर था कि ये शब्द जल्द ही एक्शन में बदल सकते हैं। असली चिंता ये थी कि अमेरिका एक तरफा राजनीतिक दबाव डाल सकता था, शायद आर्थिक धमकियां दे सकता था, या फिर बिना बुलाए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता था। ये सभी कदम सीधे सीधे डेनमार्क की संप्रभुता को कमजोर करते। तो अमेरिका के इस दावे के जवाब में यूरोप ने जो किया वो कोई सैन्य हमला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोचा समझा और प्रतीकात्मक राजनीतिक सिग्नल था। और यहीं पर यूरोप का जवाब सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यूनाइटेड किंगडम ने भेजा सिर्फ 1 सैनिक, फिनलैंड और नॉर्वे ने भेजे 2-2 सैनिक। जाहिर है ये कोई हमला करने वाली फौज नहीं है, ये एक बयान है। कुल मिलाके सिर्फ 5 सैनिक, बस। ये संख्या जानबूझकर इतनी छोटी रखी गई थी। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक साफ और शक्तिशाली राजनैतिक संदेश देने की कोशिश थी। इस पूरी कार्रवाई का सार यही है, सैनिकों की संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत बड़ा और साफ था। तो आखिर ये संदेश था क्या? देखिए, इसके कई हिस्से थे। पहला, ये ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा करने का कमिटमेंट था। दूसरा, ये अपने साथी यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ एकजुटता दिखाने का तरीका था। तीसरा, ये अमेरिका के लिए एक साफ चेतावनी थी कि वो अपनी सीमा न लांघें। और आखिर में ये नेटो गठबंधन के अंदर ही शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश थी। संक्षेप में कहें तो यूरोप का रुख यही था। वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसका सौदा किया जा सके, और न ही आर्कटिक क्षेत्र पर किसी एक देश का कब्जा हो सकता है। तो इस कदम के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस नए आर्कटिक टकराव का भविष्य क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। देखिए, नेटो अब एक अहम चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता ज्यादा एकता की ओर जाता है, जहां सभी सदस्य देश मिलकर एक मजबूत आर्कटिक रणनीति पर काम करते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता वो विभाजन की ओर जाता है, जहां ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर आंतरिक मतभेद गठबंधन को अंदर से ही कमजोर कर सकते हैं। और इसका असर सिर्फ नेटो पर ही नहीं, बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य पर पड़ेगा। क्या देश यहाँ शिपिंग, विज्ञान और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सहयोग करेंगे, या फिर ये इलाका सैन्यीकरण और बड़ी शक्तियों के बीच होड़ का एक नया मैदान बन जाएगा? अगर ये तनाव बढ़ता रहा तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार विवाद भड़क उठें, इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं, और ये तय है कि रूस और चीन इस फूट का फायदा उठाकर आर्कटिक में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका जरूर तलाशेंगे।
तो बॉटम लाइन ये है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ दूर दराज की एक बर्फीली जमीन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में बदल गया है। वैश्विक राजनीति के भविष्य के लिए एक युद्ध का मैदान, जहां बड़ी शक्तियां पहले से ही अपनी चालें चल रही हैं। और ये सब हमें एक बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम आर्कटिक में एक नए शीत युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।